ये कहना है अमेरिकन मीडिया का, ये कहना है पश्चिमी मीडिया का। पश्चिमी मीडिया ने ये नैरेटिव भी बनाया है। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी देती है पुतिन को बैकअप। 10 साल में पुतिन के 8 विरोधी मारे गए। खबर यह है कि एफएसबी ने मारे हैं पुतिन के विरोधी। एफएसबी पर रशिया करता है 5 लाख करोड़ का सालाना खर्च। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या रूसी खुफिया एजेंसी के जरिए सत्ता में पिछले 2 दशक से काबिज हैं पुतिन, या सिर्फ ये पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव है? देखिए राशिद, मेरा बहुत फॉर्मली मानना है कि अगर आप किसी खुफिया एजेंसी या किसी और एजेंसी की मदद से सत्ता पे काबिज रहते हैं तो आप इतना बड़ा मैंडेट हासिल मुझे लगता नहीं कि कर सकते हैं। ये पश्चिमी मीडिया का एक नैरेटिव बिल्डिंग है और उसके जवाब में पुतिन ने बिल्कुल साफ कोई से कहा है कि आप देखें, अपने आप में झांक के देखें अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पर आप दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ क्या कर रहे हो। तो आप जो है इस प्रकार के आक्षेप लगाना बंद करें। मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन जो हुआ है उनका अपना तरीका है इलेक्शन करने का, और जब तक कि आप ये खुद के देश के लोग इससे बहुत ज्यादा खफा नहीं है और वो अपना बहुत ज्यादा इसका खिलाफत नहीं दिखा रहे हैं, तो हमें एक अच्छे राष्ट्र की तरीके से इस इलेक्शन के परिणाम को मानना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ पुतिन वापस सत्ता में आए हैं। अब हमको ये देखना है कि सत्ता में उनके आने के पश्चात हमारा किस प्रकार से काम होना चाहिए। एक बात मैं, जब देवनाथ साहब बता रहे थे तो एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि ट्रेड जो हमारा और रशिया का है, वो करेंसी जिसमें हो रहा है वो भी हमारे लिए एक सोचने की बात है। तो रशिया जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा, बहुत ट्रस्टेड पार्टनर है और हमेशा हमारा पार्टनर वो रहेगा, ये बात आप मान के चलें, क्योंकि बहुत जगह हमारी डिपेंडेंस है उन पे और उनकी डिपेंडेंस है हम पे। हमने पूरे दोनों युद्धों के दौरान, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो चाहे वो यूक्रेन का हो, एक बहुत सुलझी हुई और बैलेंस्ड अप्रोच हमने अख्तियार करी है, और वो हमारे रशिया से, अमेरिका से, वेस्ट से, तमाम देशों से रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है, पुख्ता करती है। एक बहुत जबरदस्त विदेश नीति की विक्ट्री मैं मानता हूं इसको, और ये हमको मानना चाहिए कि ये जो इलेक्शन का परिणाम है ये ठीक है, और पुतिन ही हैं वहां के अनडिस्प्यूटेड लीडर, चाहे उन्होंने बाकी लोगों को एलिमिनेट करके किया हो या वैसे किया हो। राशिद, संजीव जी, रशिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कहने के लिए, यानी कई पार्टियां हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां काफ़ी कमज़ोर, ऐसा क्यों? रशिया में मीडिया फ्रीडम नहीं है ऐसा कहा जाता है, सच्चाई क्या है? कोई पुतिन के खिलाफ लिख नहीं सकता, पुतिन के लोग हर विभाग में बैठे हैं, क्या यह है लगातार 5वीं बार जीत की वजह? पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं। लोगों को नेटो का बहुत बड़ा खतरा दिखाया गया है। नेटो का खतरा वाला नैरेटिव कितना चलता है रशिया में? देखिए राशि जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो रशिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर जो वहां घरेलू राजनीति की स्थिति है वो रशिया का आंतरिक मामला है, और भारत और रशिया के संबंध बड़े ही प्रगाढ़ है, मजबूत है, ये आगे भी जारी रहेंगे। इतना कहने के बाद अगर आप रशिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की चर्चा मैं करूं तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहां पर जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है बहुत ही वीक है। जो बड़े जो वहां पर अपोजिशन के लीडर्स थे उनको एलिमिनेट किया गया। अभी हाल में आपने देखा कि एलेक्सी नवेल्नी जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर बन सकते थे, उनको मिस्टीरियस आप संजीव जी यहीं से अगली बात आपसे होगी, लेकिन पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया है और दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं पुतिन की जीत पर रशिया के दुश्मनों को बधाई, पुतिन को समर्थन देने के लिए जनता का धन्यवाद। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की शानदार जीत। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव और दिमित्री मेदवेदेव ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। संजीव जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी राशिद जी, मैं ये कह रहा था कि जो अपोजिशन के लीडर्स हो सकते थे, जो कि वहाँ के किसी भी राष्ट्र की डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि उन्हें अवसर दिया जाए, वो अवसर रशिया के अंदर नहीं दिखाई देता, बहुत ही कम उसकी संभावनाएं हो गई हैं। और जाहिर है कि जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है, जैसे अपना देश भारत है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक डेमोक्रेसी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देती है, वैसी स्थिति रशिया में नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर स्थितियां काफी कमजोर होती जा रही हैं। वहां पे एक अथॉरिटेरियन जो एक अप्रोच होता है शासन करने का, वो राष्ट्रपति पुतिन में दिखाई देता है। 99 से लेकर के अब तक ये लगातार कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं,
और अपने संविधान में भी जो है अपने मन मुताबिक परिवर्तन करके वो असीमित काल के लिए सत्ता में रह सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया पे एक बहुत जबरदस्त प्रतिबंध है। और इस तरीके का जो युद्ध वगैरह का एक माहौल वातावरण बना करके उसके माध्यम से भी वो अपनी सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। नेटो का भय दिखा करके और उन्होंने पूरे यूक्रेन को एक तरह से तबाह बर्बाद ही कर दिया। और नेटो का जो मुकाबला है वो अन्य तरीके से भी कर सकते थे। कभी यही इसी रशिया ने, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसने नेटो का मुकाबला करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया था, लेकिन वो वार्सो पैक्ट न बना करके उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन को शूट करने की जो एक स्टेप लिया, उससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। पूरे विश्व की सप्लाई चेन्स पे इसका खराब असर पड़ा और अभी भी ये युद्ध जारी है। और जाहिर है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वो नेटो पर अकेले विजय नहीं हासिल कर सकते, इसीलिए अब बार बार वो चाइना की बात करते हैं, अन्य राष्ट्रों की बात करते हैं और उनके रिसोर्सेज भी डिप्लीट हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे उनके अपने सैनिकों की संख्या में भी भारी कमी आई है। तो ऐसे में अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, रशिया की तरफ देख रहे हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा कि कभी वो वार्सो पैक्ट बना करके एक अलायंसेस और बहुत पार्टनरशिप करके। बहुत धन्यवाद संजीव जी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मेजर जनरल अनुज माथुर वर्ल्ड न्यूज के इस सेक्शन में। और व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार प्रेसिडेंट बनने वाले शो में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।